हेलो मेरे चीतो, सिंपल क्लासेस में सबका स्वागत है। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? फरवरी का पहला वीक साफ हो चुका है, 7 तारीख है आज। जो सीरियस कैंडिडेट्स यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा बहुत अच्छे से कि 4 मंथ से कम का समय रह चुका है। अब इस मंथ में मैं आशा करता हूँ आप लोग काफी ज्यादा सिलेबस बेस्ड, सिलेबस फोकस्ड तैयारी कर रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाएं। आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो पिछले साल में रहे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके सारे वीडियोस, ट्रिक्स एंड मेथड्स सिंपल क्लासेस वीडियो के माध्यम से आप तक लेके आते रहे। आज का टॉपिक फॉरेस्ट फायर इन इंडिया। फॉरेस्ट फायर वैसे देखा जाए ग्लोबल फिनोमिना बन चुका है। कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही भीषण आग लगी थी। उसका रीजन इंडियन ओशन डायपोल था। जो लोग सीरीज तैयारी कर रहे हैं उनको ये इंडियन ओशन डायपोल की काफी अच्छे से समझ होगी। नहीं है तो मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा या फिर मेरी टीम में से कोई विल कम अप विद अ डिफरेंट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ इंडियन ओशन डायपोल एंड हाउ इट अफेक्टेड एंड इम्पैक्टेड द ऑस्ट्रेलियन बुश फायर। ओके, आज हम लोग इस टॉपिक को क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज तेलंगाना में पिछले एक वीक के अंदर 2 बार फॉरेस्ट फायर लग चुकी। तो इसी रीजन की वजह से अगर अपने सिलेबस को देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड करंट अफेयर्स की वजह से फॉरेस्ट फायर इन इंडिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आगामी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स हो या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हो। ठीक है, तो जब हम फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या बॉडीज गठित करी हैं फॉरेस्ट फायर से फाइट करने के लिए, फॉरेस्ट फायर को टैकल करने के लिए, और किस तरीके से को याद किया जाए। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में, तेलंगाना के अंदर पिछले एक वीक में 2 बार फॉरेस्ट फायर हो चुकी है। ये कहाँ हुई है? ये प्लेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अमराबाद टाइगर रिजर्व, यहाँ पे पिछले एक वीक के अंदर 2 बार फॉरेस्ट फायर हो चुकी है। हालांकि रीजन अभी क्लियर नहीं है, बट कुछ न्यूज़पेपर्स क्लेम कर रहे हैं कि बहुत सारे स्मार्ट, बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी जो वहां पे लोग विजिट करने गए थे, फॉरेस्ट कैंपिंग करी उन लोगों ने और उनके प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लेने की वजह से फॉरेस्ट फायर ये हुई। तो यहाँ पे अमराबाद टाइगर रिजर्व क्या है, इसके कुछ फैक्ट्स हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं उरुमंडा हैमलेट इन तेलंगाना। उरुमंडा हैमलेट इन तेलंगाना, इसके अंदर ये अमराबाद टाइगर रिजर्व एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। अमराबाद टाइगर रिजर्व वाज अर्लियर पार्ट ऑफ नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि अमराबाद टाइगर रिजर्व पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व का ये पार्ट होता था। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, आफ्टर बाइफिकेशन द रिजर्व वाज क्रिएटेड विद एरियाज इन महबूब नगर एंड नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व में से कट के अमराबाद टाइगर रिजर्व पर, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बोला, हमें किसी भी टॉपिक पे अंदर नहीं घुस जाना है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी स्टूडेंट नहीं बनना है। फैक्ट्स को पकड़ना है, सिलेबस से अलाइन करना है और वो फैक्ट हमें अपनी मेमोरी जहन में बिठा के। साइज यहाँ पे देख लेते हैं, इसका क्या साइज है, 2800 स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि यूपीएससी में इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते, बट स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस में ये फैक्ट्स पूछे जा सकते। तो इसका साइज है 2800 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे एक वीक में 2 बार आग लगी। कहाँ लगी? अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में, ओरुमंडा हैमलेट के अंदर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे इस अमराबाद टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स भी हम लोग समझ लेते हैं, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ओरुमंडा हैमलेट और तेलंगाना में ये एग्जिस्ट करता है। नल्लामल्ला हिल्स, नल्लामल्ला हिल्स, हम अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं तो हमने पास में देखा होगा, तेलंगाना की बहुत ही फेमस हिल्स की कैटेगरी है नल्लामल्ला हिल्स। नल्लामल्ला हिल्स पे ये अमराबाद टाइगर रिजर्व एग्जिस्ट करता है। नल्लामल्ला हिल्स अगर देखा जाए किस तरीके के हिल्स हैं, ये एक डेसिडुअस फॉरेस्ट कैटेगरी में आते हैं। अब सीरियसली बात है, यहाँ पे अगर हम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर फॉरेस्ट में आग लगी है तो सीधी सी बात है वो एक एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं हो सकता, वो एक ड्राई फॉरेस्ट होगा और ड्राई फॉरेस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। हेंस वी कैन कंक्लूड एंड रिड्यूस दैट नल्लामल्ला हिल्स ऑफ तेलंगाना एक डेसिडुअस फॉरेस्ट कैटेगरी के अंदर। अब क्योंकि हमने देखा अमराबाद टाइगर रिजर्व एक दूसरे टाइगर रिजर्व से कट के बना था, तो ये एक सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। अब यहाँ पे टाइगर रिजर्व, अब क्योंकि अमराबाद टाइगर रिजर्व नल्लामल्ला हिल्स पे है, नल्लामल्ला हिल्स है तो वहां पे एक फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी रहते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोले तो जो लोग जो अपने फॉरेस्ट की उपज पे अपनी जीवन व्यतीत करते हैं, तो इस तरीके के लोगों को बोला गया है यहाँ पे चेंचू। इस ट्राइब का नाम यहाँ पे नल्लामल्ला हिल्स में एग्जिस्ट करती है और थ्राइव करती है ऑन द फॉरेस्ट रिजर्व्स ऑफ अमराबाद टाइगर रिजर्व। उस ट्राइब का नाम है चेंचू। ये चेंचू ट्राइब की लैंग्वेज भी चेंचू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी के अंदर चेंचू ट्राइब आती है और ये
चेंचू ट्राइब 4 स्टेट्स में पाई जाती है। पहली है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटक। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नल्लामला हिल्स की वजह से यहाँ पे लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं। उन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को बोला जाता है ट्राइबल। फॉरेस्ट ड्वेलर्स को ट्राइबल्स बोला जाता है। वो ट्राइब्स किस कैटेगरी की ट्राइब्स हैं? वो चेंचू ट्राइब्स हैं और वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंडर है। कौन सी 4 वो स्टेट्स हैं जहाँ पे ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स चेंचू ट्राइब एग्जिस्ट करती हैं? कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से these are the facts which you all must remember. Coming on to the next slide. जैसे कि हमने पास स्लाइड में पढ़ा, आमराबाद टाइगर रिजर्व कट के बना है नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व से। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इन इंडिया है। कौन सा? नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। ये 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट मैं नहीं समझता इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए। इसका टोटल एरिया है 3728 स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि कोर एरिया इतना नहीं है। कोर एरिया ऑफ दिस रिजर्व इज जस्ट 1200 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट दिस हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ये फैक्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। यूरेनियम एक्सप्लोरेशंस की वजह से भी आमराबाद टाइगर रिजर्व काफी ज्यादा न्यूज में रहा। गवर्नमेंट बॉडीज ने हालांकि अलाउ किया, बट जो लोकल चेंचू ट्राइब्स हैं उन्होंने किस एक्सप्लोरेशन का काफी ज्यादा अपोज किया। तो हालांकि अभी यहाँ पे कुछ यूरेनियम एक्सट्रैक्शन साइट्स डिफाइन की गई हैं, बट अभी यूरेनियम एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया। हालांकि आने वाले टाइम में यहाँ पे यूरेनियम एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। होगा तो वो न्यूज में आएगा एंड वी विल कम अप with a dedicated video for that. अब यहाँ पे क्योंकि तेलंगाना के बारे में हम लोग काफी बात कर रहे हैं, तो तेलंगाना और टाइगर रिजर्व both of these topics are very important with respect to prelims. तो यहाँ पे तेलंगाना में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तेलंगाना में दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 2 टाइगर रिजर्व एग्जिस्ट करते हैं। पहला आप लोग जान चुके हैं, आमराबाद टाइगर रिजर्व। दूसरा है कवल टाइगर रिजर्व। एक मैप में किस तरीके से ये दोनों टाइगर रिजर्व फीचर होते हैं यहाँ देख लेते हैं। द फर्स्ट वन, like I said, and we have been discussing for quite a long time, is आमराबाद टाइगर रिजर्व, जो यहाँ पे है तेलंगाना में। आप नॉर्थ जाएं, वहां पे दूसरा टाइगर रिजर्व एग्जिस्ट करता है, कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी tiger reserves are there in Telangana? Answer is 2. The first one is Amrabad Tiger Reserve and the second is Kawal Wildlife Sanctuary Tiger Reserve. Coming on to the next slide. Like we discussed in the beginning, forest fire. Forest fire क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है। अब forest fire इंडिया से रिलेटेड अगर हम डिस्कस करें तो कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे देख लेते हैं। कभी बिकॉज प्रीलिम्स में हम लोग डील करते हैं एमसीक्यू से, और एमसीक्यू में स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 आते हैं। ये स्टेटमेंट्स कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से पास्ट में, करंट अफेयर्स में या किसी कंसेप्चुअल फैक्ट्स में एग्जिस्ट कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हम लोग फॉरेस्ट फायर पर्टेनिंग टू इंडिया जो है हम लोग उनको स्टडी करते हैं। एक नंबर है यहाँ पे मेंशन 21.4%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, ये हमें याद होना चाहिए if we are the aspirants, serious aspirants of these competitive examinations. ये बोलते हैं 21.4% of Indian forests are prone to forest fire. Prone मतलब लास्ट वीडियोस में भी हमने यहाँ डिस्कस किया था। जितने भी फॉरेस्ट फायर्स हैं, जितने भी इंडियन फॉरेस्ट हैं, उसमें से 21.4% में फायर लगने के चांसेस, फॉरेस्ट फायर लगने के चांस सबसे ज्यादा। नंबर याद करना है 21.4%। अब यहाँ देख लेते हैं कौन से फॉरेस्ट। अब इंडिया एक बहुत बड़ा लैंड मास है। अब देखते हैं कहाँ पे ये फॉरेस्ट हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर के। तो कोई एग्जाम में अगर ये पूछा जाए या फिर कोई आपसे पूछे तो बताइएगा कि नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में जो भी फॉरेस्ट हैं, दे आर वेरी मच वल्नरेबल टू फायर। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात एग्जिस्ट करती है कि जी सेंट्रल इंडिया का तो समझ आता है क्योंकि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, फॉरेस्ट फायर लगना एक लाजमी सी बात। बट नॉर्थ ईस्ट में कैसे वल्नरेबिलिटी इतनी ज्यादा है पर्टेनिंग टू फॉरेस्ट फायर? वहां पे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, फिर भी वहां के फॉरेस्ट प्रोन क्यों है? वहां पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है जिसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, जिसकी वजह से वहां के फार्मर्स जानबूझ के अपने फील्ड्स में आग लगाते हैं। अपने जो लैंड है जिसमें वो नेक्स्ट फसल उगाने वाले हैं, उस फील्ड में जितनी भी एग्जिस्टिंग क्रॉप्स के बचे हुए चीजें हैं, बचे हुए जड़ें हैं, उसको वो आग लगा के खत्म करते हैं। और आग लगाने के बाद अगली जो भी क्रॉप वो लोग उगाना चाहते हैं उसके लिए उस फील्ड को प्रिपेयर करते हैं। इस एक्टिविटी को बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है मिजोरम में, ये हमें पता होना चाहिए। अब जब आग लग जाती है तो वहां पे जनरेट होता है पोटैश, एंड पोटैश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल को एनरिच करने के लिए।
तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वो लोग पास्ट में उन्होंने बेटर रिजल्ट्स हासिल किए हैं। जब भी अपने कोई भी लैंड में वो लोग नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स अगली फसल की तैयारी करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि पुरानी फसल में आग लगा दी जाए। आग लगाने से वहां पे पोटेश जनरेट होता है, सॉइल काफी ज्यादा अनरिच हो जाती है एंड नेक्स्ट जो भी क्रॉप जनरेट की जाती है उसमें काफी ज्यादा उन्हें बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। और रही बात सेंट्रल इंडिया की, सेंट्रल इंडिया में रीजन क्या है? दो तरीके के रीजन है सेंट्रल। पहला है मैनमेड, सेकंड है नेचुरल रीजन। अगर हम नेचुरल रीजन की बात करें तो वहां पे थंडर स्टॉर्म्स एक बहुत बड़ा रीजन है जो सेंट्रल इंडिया में, जो कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, वहां पे फॉरेस्ट फायर का सबसे बड़ा रीजन बनता है। और अगर मैनमेड की बात की जाए, जैसे कि हमने बोला अभी तेलंगाना में जो रीजन रहा, बहुत सारे लोग जाते हैं कैंपिंग के लिए और वहां पे ध्यान नहीं रखते हैं, सिगरेट ढंग से नहीं बुझाते हैं, आग जलाते हैं, बॉन फायर करते हैं, उसको ढंग से नहीं कवर करते जाते टाइम, एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉरेस्ट फायर बिकॉज सेंट्रल इंडिया में जो फॉरेस्ट है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ड्राई फॉरेस्ट है। छोटी सी आग ही काफी होती है पूरे फॉरेस्ट में मास स्केल पे आग को स्प्रेड करना। यहाँ पे एक और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। ओवरऑल फॉरेस्ट कवर जो इंडिया में है वो बड़ा है। ये एक फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो अभी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI रिलीज करता है, 2 साल में एक बार रिलीज करता है। इसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो लेके आएंगे। Hopefully immediately after this video we'll come up with a dedicated video pertaining to this topic. तो FSI रिलीज करता है, उसने रिपोर्ट ने जो बताया कि जो फॉरेस्ट कवर इंडिया में था 2 साल पहले और इस बार उन्होंने जिस करंट फिगर के साथ कंपेयर किया तो उन्होंने पाया कि फॉरेस्ट कवर इंडिया का बड़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। एक और फैक्ट अगर हम देखा जाए इस रिपोर्ट के मुताबिक, फॉरेस्ट कवर जो कम हुआ है पैन इंडिया में वो कहाँ हुआ है, तो हम लोग दोस्तों यहाँ देख लेते हैं। नॉर्थ इंडिया रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन करा है। एग्जैक्ट फिगर्स वी विल कम अप इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 21.4% ऑफ इंडियन फॉरेस्ट आर प्रोन, 21.4% ऑफ इंडियन फॉरेस्ट फायर के प्रोन है। नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर के। सेंट्रल इंडिया में 2 रीजन है, एक मैन मेड है, दूसरा नेचुरल है। नेचुरल है थंडरस्टॉर्म्स, मैन मेड है कि वो लोग वहां जाते हैं, फॉरेस्ट फायर करते हैं, कैंपिंग करते हैं, नेचुरल मैन मेड एक्टिविटीज करते हैं जो ढंग से उनको टेक केयर नहीं करते, डिस्पोज ऑफ नहीं करते, एंड दे रिजल्ट बिकॉज सेंट्रल इंडिया एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, वहां पे आग जलना लाजमी है। नॉर्थ ईस्ट में क्या हमने देखा, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे प्रीलिम्स के लिए, झूम कल्टीवेशन। वहां के फार्मर्स इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। नई फसल लगाने से पहले पुरानी फसल में जो बची हुई फसल उनके लैंड पे रहती है उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वहां पोटेश जनरेट होता है और पोटाश जब सॉइल में मिलता है तो नेक्स्ट क्रॉप जो भी आती है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट रहता है। पास्ट में भी उन्होंने देखा है। दैट इज द रीजन इस एक्टिविटी को वो फ्रीक्वेंटली करते हैं, रादर हर साल करते हैं। एंड दैट इज द रीजन नॉर्थ ईस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट होने के बावजूद, मॉइस्चर रिच फॉरेस्ट होने के बावजूद फॉरेस्ट फायर एक नेचुरल एक बढ़ता हुआ फिनोमेना है। ओवरऑल फॉरेस्ट कवर इंडिया का बढ़ गया है और फॉरेस्ट कवर जहां नहीं बढ़ा है वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एक्चुअल फिगर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जब बात कर रहे हैं फॉरेस्ट फायर इंडिया, यहाँ पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया के अंदर मैनेज किस तरीके से किया जाता है फॉरेस्ट फायर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से कौन कौन सी बॉडीज गठित करती है मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट फायर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कंट्रोल अलोंग विद वर्ल्ड बैंक और MEO FCC ने एक रिपोर्ट निकालना शुरू करा है। इसका टॉपिक था, इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया। थीम्स जनरली आयोग और UPSC पूछ लेता है, तो मैं चाहता हूं आप लोग इसको पता होना चाहिए क्योंकि 2 बहुत बड़ी बॉडीज ने इस रिपोर्ट को निकाला है। द फर्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, द सेकंड वन इज वर्ल्ड बैंक। दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को निकाला। थीम है स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया। ये हमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। सेकंड वन इज नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है जिसके बारे में पता होना चाहिए। इसका एक नेशनल एक्शन प्लान है, उसका नाम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट किया है कि स्लोली ईयर बाय ईयर हमारा जो फॉरेस्ट कवर है और जो ट्री कवर है वो हम जरूर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के अंदर एक एक्शन प्लान है जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट किया है कि हम लोग अपना पैन इंडिया बेसिस पे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर बढ़ाएंगे।
ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। नेशनल लेवल पे जो एक कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है कि इंडिया इज कमिटेड टू ब्रिंग इट्स जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। वो कितना परसेंटेज है? 33%। हालांकि अभी ये फिगर 20s में है। इस फिगर को 33% बनाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये कमिट किया है। ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्ट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, एडिशनल सिंक ऑफ 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन्स वर्थ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड टू बी स्टोर्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया बाय 2030। अब ये क्या है लोगों को नहीं पता, उनको मैं थोड़ा सा क्रिस्प में समझाना चाहता हूँ। फॉरेस्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं बिकॉज इनके अंदर फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट ट्रीज है, फॉरेस्ट कवर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेते हैं बिकॉज तो ये एटमॉस्फेयर में नहीं जाती, एटमॉस्फेयर में नहीं जाती तो क्लाइमेट चेंज में असर नहीं करती, ग्लोबल हीट को बढ़ाने में इसका रोल खत्म हो जाता है। तो फॉरेस्ट हम लोग यहाँ देखते हैं काफी ज्यादा जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड को, बिकॉज ये ट्रैप करते हैं, सिंक कर देते हैं जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग फॉरेस्ट ट्रैप करते हैं। ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कुछ और गवर्नमेंट बॉडीज व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पर्टेनिंग टू फॉरेस्ट फायर। द फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमने अभी पास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसके बारे में कुछ फैक्ट, 1981 में इसको गठित किया गया था। प्रीवियसली इसको बोला जाता था प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, PISFR। तो जो आज की डेट में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, प्रीवियसली उसको बोला जाता था प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, शॉर्ट में PISFR। इसको मैनेज कौन करता था? फूड, इट यूज्ड टू कम डायरेक्टली अंडर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। सेकंड बॉडी यहां देखते हैं, व्हाट इज द नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर, जो अपने पास स्लाइड में देखा। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हर एक इंडिविजुअल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के साथ अपना ये प्लान बना रही है, इस स्टेट के रिसोर्सेज के साथ, उस स्टेट का कितना बजट अलॉटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उस स्टेट की क्या कैपेबिलिटी है, इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ये एक डेडिकेटेड नेशनल एक्शन प्लान विद एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाने जा रही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइज फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर को सब कम से कम करना है कैसे? इन्फॉर्मिंग, इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग, बताना, जन लोगों को जागरूक करना, पावर करना, किसको? कम्युनिटीज को। कौन सी कम्युनिटीज को? जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो जैसे कि हमने देखा है तेलंगाना में चेंचू ट्राइब फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स पे अपनी जीवन व्यतीत करते हैं, उन लोगों को एम्पावर करें और उनको बोलें कि बॉस आप लोग डायरेक्टली इस तरीके से फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को वेस्ट और यूज ना करें, हालांकि आप लोग स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हैंड इन हैंड काम करें, उनके साथ मिलकर काम करें। दिस वाज प्रीटी मच अबाउट नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हर एक स्टेट के साथ सेपरेटली एंड डेडिकेटेडली बना। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, द थर्ड वन, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। ठीक है। ये स्कीम क्या है? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहले इसकी जगह पे जो दूसरी स्कीम होती थी उसका नाम था इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम। तो इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम को रिप्लेस करा फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम ने, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है। ये भी सेंटर और स्टेट के साथ मिलके फंड एलोकेशन किस तरीके से है वो यहाँ देख लेते हैं। अगर सेंटर के साथ जो स्टेट कोलैबोरेशन कर रही हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं और वेस्टर्न हिमालयन रीजन की स्टेट्स हैं, तो वहां पे सेंटर और स्टेट 90:10 के रेशियो में फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे टोटल 100% जो फंड है उसका जो 90% है वो सेंटर की तरफ से आएगा और जो 10% है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और वेस्टर्न हिमालयन रीजन में जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ से आएगा। हालांकि अगर यहाँ पे सेंटर कोलैबोरेट कर रही है किसी और स्टेट से जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है और वेस्टर्न हिमालयन स्टेट नहीं है, वहां पे जो फंड्स का स्प्लिट है सेंटर और स्टेट के बीच वो 60 और 40 के अनुपात में रहेगा। मतलब टोटल फंड अगर 100 करोड़ तो 60 करोड़ गवर्नमेंट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 40 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देगी, प्रोवाइडेड वो स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और वेस्टर्न हिमालयन रीजन में कोई स्टेट एग्जिस्ट करती हो वो ना हो। इसके अलावा कोई भी स्टेट है गवर्नमेंट उसके साथ 60-40 के रेशियो में फंड को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा किस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेस्ट फायर काफी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गठित करी है फॉरेस्ट फायर से लड़ने के लिए, और किस तरीके से ये फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड फैक्ट्स बनते हैं जो कि हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकें और इसको फर्दर अपने मेंस प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग के टाइम पे यूज कर सकें। ठीक है। थैंक्स अ लॉट। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है।
हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।